नमस्कार, सियासत की बात के साथ मैं शेखर त्रिवेदी। हाईटेक प्रचार और रणनीति की बदौलत 2014 में अपने इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबी दर्ज करने वाली बीजेपी अब सदस्यता और महासंपर्क अभियान के जरिए संगठन की एक ऐसी मजबूत नींव बनाने में जुटी है जिस पर वो भविष्य की सियासत की एक मजबूत इमारत खड़ी करने में कामयाब हो सके। बीजेपी का महासंपर्क अभियान सिर्फ एक अभियान नहीं है, बल्कि एक ऐसी रणनीति है जो अगर कामयाब हुई तो दूसरी पार्टियों के मुकाबले बीजेपी कोसों आगे नजर आएगी। सवाल यह कि आखिर इस महासंपर्क अभियान में क्या खास है जो बीजेपी को सियासत का सबसे बड़ा सूरमा बना देगा। कामयाबी मिलने का सफर जितना मुश्किल होता है, कामयाबी के सिलसिले को कायम रखना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को बखूबी समझता है, लिहाजा भविष्य की सियासत को साधने के लिए जिस तरह की रणनीति पर काम चल रहा है वो न केवल बीजेपी को संगठनात्मक तौर पर बेहद मजबूत बनाने वाली है, बल्कि उसे सबसे ज्यादा हाईटेक संगठन भी बना देगी। बीजेपी का सुपर प्लान बनेगा मेगा डेटा बैंक। बीजेपी महासंपर्क अभियान के जरिए एक मजबूत डेटा बैंक बनाने की तैयारी कर रही है। एक ऐसा डेटा बैंक जिसके जरिए न केवल पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से सीधा संवाद स्थापित हो, बल्कि किसके लिए क्या नीतियां बनानी है, किस स्तर पर बनानी है, किस तरह बनानी है, ये भी फीडबैक बिल्कुल सटीक तरीके से मिल सके। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि किसी भी पार्टी की लाइफलाइन उसके कार्यकर्ता ही होते हैं। लिहाजा संगठन के स्तर पर हो रही ये तैयारी बेहद अहम है। अब समझना जरूरी है कि आखिर क्या है ये डेटा बैंक और कैसे तैयार होगी सबसे हाईटेक संगठन की नींव। तो इसके लिए बीजेपी का पूरा सदस्यता अभियान समझना होगा। दरअसल बीजेपी ने चुनाव के बाद लॉन्च किए गए अपने सदस्यता अभियान में देश भर में 10 करोड़ 50 लाख सदस्यों को जोड़ने का दावा किया है। बीजेपी ने इसके लिए एक नंबर 1800-266-2020 जारी किया था, जिस पर मिस्ड कॉल देनी थी, जिसके बाद मिस्ड कॉल करने वाले का रजिस्ट्रेशन हो जाता था। 31 मार्च तक बीजेपी का यह अभियान चला था। अब बीजेपी 3 महीने का महासंपर्क अभियान चला रही है। इसके जरिए रजिस्ट्रेशन करा चुके लोगों से एक फॉर्म भरवाया जा रहा है। इस फॉर्म में जो जानकारियां मांगी जा रही हैं, उसके जरिए बीजेपी एक डेटा बैंक बनाने की तैयारी में है। फॉर्म में धर्म और जात के अलावा प्रोफेशनल, एजुकेशन और रुचि का क्षेत्र जैसी जानकारियां मांगी गई हैं। इसके अलावा फॉर्म में मौजूद जानकारी के आधार पर संगठन ये तय करेगा कि सदस्यता के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाला शख्स योग्य है कि नहीं और उसे आगे ट्रेनिंग की जरूरत है कि नहीं। रीति नीति, दर्शन और कार्यशैली के प्रशिक्षण के बाद सक्रिय सदस्यों को चुना जाएगा, जिसके जरिए बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा तैयार होगा। दरअसल ये डेटा बैंक जिस तरह तैयार किया जा रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। इसके जरिए बीजेपी अपने सभी सदस्यों से सीधे जुड़ जाएगी। शीर्ष नेतृत्व का देश के सभी कार्यकर्ताओं से 1-to-1 कनेक्टिविटी होगी। बीजेपी को यह भी पता होगा कि किस प्रोफेशन, किस जाति, किस वर्ग के कितने सदस्य उसके पास हैं, किस गली, किस मोहल्ले के सदस्य उसके पास हैं। कोई भी नीति बनाने के लिए अगर फीडबैक की जरूरत होगी तो वो पार्टी को महज एक क्लिक पर मिल जाएगी। इतना ही नहीं, किसी भी सदस्य तक अगर कोई बात पहुंचानी होगी तो सेकंडों में पहुंचाई जा सकेगी। कार्यकर्ताओं की कार्यशैली पर सीधी नजर होगी तो वही कार्यकर्ताओं और शीर्ष नेतृत्व के बीच की दूरी भी कम हो जाएगी। सीधे संवाद का फायदा ये होगा कि लाल फीताशाही और वरिष्ठता क्रम का पेच कार्यकर्ताओं के कदम नहीं रोक पाएगा। बीजेपी की इस रणनीति का असर भविष्य की सियासत पर पड़ेगा, जिससे न केवल सामाजिक राजनीतिक ढांचा बदलेगा, बल्कि राजनीति की दिशा और दशा भी बदल जाएगी। अपने हाईटेक प्रचार का लोहा मनवा चुकी बीजेपी प्रचार के मोर्चे पर विरोधियों को पहले ही करारी मात दे चुकी है। अब इस फॉरवर्ड प्लानिंग के जरिए बीजेपी संगठन के स्तर पर एक नया मील का पत्थर स्थापित करने की तैयारी में है, जिसका मुकाबला कर पाना विरोधियों के लिए आसान नहीं होगा। वासिंद्र मिश्र, जी मीडिया। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ लखनऊ से बीजेपी नेता हृदय नारायण दीक्षित जी हैं, कानपुर से सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषनी अली जी हैं और लखनऊ से राजनीतिक विश्लेषक के विक्रम राव साहब हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। हृदय नारायण जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। एक दौर होगा जब आप बीजेपी के कार्यकर्ता बने होंगे, किसी ने आपको बनाया होगा,
फिर वो दौर आया होगा जब आपने ढेर सारे कार्यकर्ता तैयार किए होंगे। आज जिस तरीके से ये कार्यकर्ता तैयार किए जा रहे हैं, इस पर आपकी पहली टिप्पणी। भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित पार्टी है। हम कह सकते हैं कि हमारे देश में वाम दल और केवल हम भारतीय जनता पार्टी ही विचार के आधार पर लोग संपर्क करते हैं, और ये एक अनूठी शैली है। हम लोग पहले सदस्य बनाते थे रसीदों के आधार पर, और उनसे नाम, रुचि, पूरे परिवार की जानकारी ऐसा लेते थे। अब हमने आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया है, लेकिन जो हमारी पार्टी का मूल शक्ति स्रोत है वो है विचार, और विचार के आधार पर हम भारत के बृहत्तर समाज को जोड़ना चाहते हैं, और ये एक अनूठी पद्धति है। और हमको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने का गर्व है कि अब हम देश के ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी विचार आधारित पार्टी है। ये जो पहली प्रतिक्रिया आपने मांगी वो ठीक है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब आपने वाम दलों का नाम लिया, सुभाषिनी जी बड़ी जोर से मुस्कुराएं। सुभाषिनी जी का रुख करते हैं। सुभाषिनी जी, देखिए अपने पहले ही बयान में उन्होंने आपको साधने की कोशिश की है। अब ये बताइए कि विचारों के लिहाज से जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि हम तो साहब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, वाम दलों का भी दुनिया के कई हिस्सों में काफी समय तक राजकाज चला है, कुछ जगह चल भी रहा है, लेकिन ऐसा आंदोलन जिस तरह से बीजेपी ने खड़ा किया, क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस मामले में आगे निकल जाएगी? हिंदुस्तान में वामपंथी यहां पिछड़ गए। ऐसा है कि हृदय नारायण जी ने अभी कहा कि ये दोनों पार्टियां, वाम पार्टियां और उनकी अपनी पार्टी विचारों पर आधारित है, लेकिन उसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी ही बात को काटते हुए कहा कि अब बिना किसी के विचार जाने ही उनको पार्टी का सदस्य बनाया जा रहा है। तो ये नया तरीका ऐसा है कि उन्होंने पहले फोन हम लोगों के पास प्रक्रिया उनकी है, हम लोगों के पास भी। सुभाषिनी जी, उन्होंने पहले फोन से कहा आप मिस कॉल दे दीजिए, अब वो फॉर्म वगैरह भरवा रहे हैं, अब उसकी डिटेल में जा रहे हैं वो। नहीं, आप सुनिए तो, उन्होंने जो संख्या घोषित की है करोड़ों की, वो उस मिस्ड कॉल के आधार पर की है। अच्छा। अब इसके बाद देखा जाएगा कि कितने लोग फॉर्म भरते हैं, कितने लोग जुड़ते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो तरीका उन्होंने अपनाया वो विचारों से कहीं से भी जुड़ा हुआ नहीं है, और हम लोग कम से कम इस तरह से लोगों को भर्ती नहीं कर सकते हैं, और ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए हमको इस बात का कोई मलाल नहीं है कि उनके इतने करोड़ों सदस्य हैं और हमारे ठीक है, आपको इसका मलाल नहीं है। हम राव साहब के पास चलते हैं। राव साहब, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपनी तरह का जो डीएनए है उसे बहुत बेहतर समझते हैं। राव साहब, राजधानी में आज वैसे भी हवाएं तेज हो गई हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके की स्थितियां इस समय बीजेपी ने पैदा की हैं अपने लिए कि वो सबसे बड़ी पार्टी है, सुभाषिनी जी ने कहा कि नहीं, अब ये लोगों को छूने वाली बात नहीं रही, ये लोगों से मिलना कम हो गया, केवल एक फोन वाली बात रह गई। कांग्रेस तो इसमें अभी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, राहुल गांधी अकेले जगह जगह विचरण कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई बीजेपी के पास 10 करोड़ का दम है? 10 करोड़ का मतलब होता है 40 करोड़ की एक ऐसी आबादी जो शायद वोट देती भी है, उसमें कुछ परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये बीजेपी की ताकत माने क्या? शेखर, पहले तो एक विरोधाभास पर गौर कर ले हम लोग कि विचार पे आधारित पार्टी और संख्यासुर दूसरी तरफ, जो हृदय नारायण जी बता रहे हैं, ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, विरोधी हैं। कांग्रेस पार्टी नेहरू के समय बड़ी सैद्धांतिक बनती थी, उसमें 90% बोगस सदस्य होते थे। जो लोग जेल नहीं गए आजादी की पहले, जंग आजादी में शिरकत नहीं की, वो सारे अंग्रेज भक्त कांग्रेस पार्टी के सदस्य बन गए थे नेहरू कांग्रेस में आजादी के बाद। लेकिन कहा जाता था सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत विशाल है, यही माओ ने किया था, यही लेनिन ने किया था, अपनी बहुत बड़ी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन में और कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में भी। तो ये बड़ा कहना और विचारधारा ये सब जरा परिभाषित होनी चाहिए। काडर बेस्ड पार्टी भारत में रही सीपीआई सीपीएम, उसमें पक्का था कि जो भी रहेगा विचारधारा पे आधारित होगा, उससे प्रभावित होगा, आकर्षित होगा। लेकिन क्या हुआ दोनों पार्टियों का? 80 साल में ये 2.5 राज्यों में ही सरकार बना पाए और वहां से भी हट गए लोग। तो किसको परिभाषित करेंगे? दीक्षित जी का नजरिया क्या है
केवल टेलीफोन पे बात करने पे, और जो असंख्य गांव में बैठे हुए जिनके पास टेलीफोन कनेक्शन नहीं है, जिनके पास गैस सिलेंडर नहीं है, तो दीक्षित जी बताएंगे कि वो जो 100 करोड़ लोग करीब हैं, वो बेचारे मेंबर कैसे बनेंगे, किसके बनेंगे, क्या बनेंगे? क्या उनकी कोई विचारधारा नहीं है? क्या उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पे? तो उनको आप उपेक्षा कर देंगे? मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी अचानक आधुनिक बनती जा रही है, अपनी परंपराओं को तोड़ के, कुछ अच्छी बातों को छोड़कर और नए जमाने की बात करते हुए मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट सेक्टर के दबाव में ये नजरिया बदल रही है। शेखर, दीक्षित जी, मैं ये समझना चाहूंगा कि पहले जो जनसंपर्क होता था आपका, उसमें जब आप एक परिवार में जाते थे तो केवल ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति से ही जुड़ाव होता था, उस पूरे परिवार को आप अपना बनाते थे। उसके अड़ोस पड़ोस में भी ये लगता था कि हाँ भाई फलाने आते हैं तो अच्छा कौन है, ये बहुत आते हैं, या अक्सर आप लोग इनके साथ हिले मिले रहते हैं, तो एक आप उस तरीके से संगठन अपनी तैयार करते थे। अब सवाल यह है कि जिसने आपको मिस कॉल किया, आप उसका मान लीजिए डेटा ले लेते हैं, आपके 10 करोड़ के 10 करोड़ अगर फॉर्म भर के दे भी देते हैं, तो सवाल यह है कि उससे आगे उस व्यक्ति के परिवार से उसके उनके जो विचार हैं या अपने जो विचार हैं उनके मन में कैसे आप बिठाएंगे? साथ ही ये जो डेटा बैंक तैयार होगा, इसकी सुरक्षा कैसे होगी? देखिए, कहीं ये भ्रम है और हमारे जो और 2 वरिष्ठ मित्र हैं आज चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं, उन्होंने भी इस विषय से बचने का प्रयास किया है। अच्छा। ये मिस कॉल साधारण मिस कॉल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता, जब उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में भयंकर शीतलहर थी, उस समय शीतलहर के दौरान हम लोगों के घर गए हैं और पहले की तरह ही लोगों के साथ बैठकर, उनकी चाय पीकर, उनको नमस्कार कर, उनसे नमस्कार लेकर, गपशप करते हुए, अपना विचार देते हुए हमने तब उनसे आग्रह किया है कि अब अगर आप हमसे सहमत हैं तो एक मिस कॉल करिए। और इसमें हजारों कार्यकर्ता लगातार, मैं उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता हूं और मैंने स्वयं कम से कम 20 जिलों में जाकर इस कार्य को देखा है। और चूंकि ये अब की बार ये तय हुआ था, पहले से तय था कि हमारे जैसे कार्यकर्ता भी कम से कम एक बूथ पर जाएंगे और न्यूनतम 100 लोगों से संपर्क करेंगे। मैंने भी अपने लखनऊ के निकट जो हमारा उन्नाव जनपद है, वहां पर एक गांव में जाकर 3 दिन लगातार अलग अलग तिथियों में जाकर लोगों से बातें की और तब मिस्ड कॉल हुआ है। ये साधारण बात नहीं है। दूसरी बात कि जो हम लोगों ने महासंपर्क अभियान चलाया है, उस महासंपर्क अभियान के दौरान उन्हीं कार्यकर्ताओं से जिन्होंने मिस्ड कॉल किया, जो हमारे पास रिकॉर्ड में आ गए हैं, उन्हीं कार्यकर्ताओं से दोबारा बातचीत करना, उनको फिर से संपर्क में लेना, उनकी रुचियां जानना, उनका ज्ञान जानना, अध्ययन जानना, ये एक विचार आधारित पार्टी का ऐसा कार्यक्रम है। और हम समझते हैं, हमारे मित्र हैं राव साहब, वो कांग्रेस की बात कर रहे थे। कांग्रेस चली ही इसलिए गई कि वहां पर नेताओं ने रसीदें काटी, कार्यालय में जमा कर दिया, फील्ड में नहीं गए, बाद में फील्ड में हालचाल नहीं किया गया। ये एक भारतीय जनता पार्टी का इसमें 2 चीजें हैं, देखिए, अनूठा और अभिनव प्रयोग है कि हम लोग मेंबर जी एक इन्फॉर्मेशन मैं दिए देता हूं। 2 चीजें हैं। हो सकता है इतना बड़ा पैमाने पर जब आप अभियान चलाएं तो इसमें कुछ 19-20 हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ नेताओं ने या कुछ जगहों से आपके पास जो ऐसी लिस्ट आई है, उसमें कई ऐसे हैं कि मसलन वो पार्टी के डिवोटेड कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी के, मिस कॉल उन्होंने भी दे दी है। अब डेटा बैंक आप तैयार कर लेंगे, आप अपनी तरीके से चीजों को आगे लेकर चले जाएंगे और उसके बाद जब फंसेंगी कोई बात तो फिर पता चलेगा आपका जो कार्यकर्ता है, आप ना तो उसको ये कह पाएंगे कि साहब ये तो आस्तीन का सांप निकला, और ना आप ये कह पाएंगे कि ये हमारा कार्यकर्ता नहीं है। मिस कॉल तो दी है उसमें। नहीं, पहली बात कि हमारा कोई कार्यकर्ता आस्तीन का सांप। अरे मैं आता हूं, सुभाषी जी आता हूं, बस इसके बाद आपके पास नारायण जी 1 सेकंड। दीक्षित जी आप अपनी बात पूरी कर लें, मैं आता हूं सुभाषनी जी। हाँ, अच्छा, हाँ, मैं निवेदन कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी द्वारा दिए गए अभियान और पार्टी द्वारा बनाए गए कार्यक्रम के अनुसार, मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे सकता हूं अपने अनुभव से, बाकी देश का अनुभव जानकारी के आधार पर, कि वो गांव-गांव गया है, लोगों से मिला है, लोगों को उसने भारतीय जनता पार्टी बताई और तब मिस्ड कॉल हुआ। तो कोई आस्तीन का सांप ऐसा कार्यकर्ता नहीं है। दूसरे दल
चूंकि कार्यकर्ता नहीं है उनके पास। हाँ। और जब हम 10.5 करोड़ की बात करते हैं तो लोगों को आश्चर्य इसलिए लगता है कि देश के राजनीतिक दल तंत्र में आप ये कह रहे हैं कि इसमें कोई फ्लॉ नहीं है। ठीक है, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं वरना अभी समय खत्म होने लगेगा। सुभाषिनी जी, ऐसी नहीं, आपकी टिप्पणी क्या है जिस बात को दीक्षित जी कह रहे हैं? आप अपनी बात रखने को कहना हाँ चाहते हैं। जी, देखिए मेरी टिप्पणी ये है, और मेरे ख्याल से दीक्षित जी भी मुझसे सहमत होंगे, कि किसी पार्टी की असली ताकत तब नहीं दिखाई देती है कि जब वो सत्ता में होती है। तब तो बहुत से लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। किसी भी पार्टी की असली ताकत तब दिखाई देती है जब वो सत्ता के बाहर होती है, विपक्ष में होती है। तो इस पर हम लोगों को फूला नहीं समाना चाहिए कि हम सत्ता में आ गए और करोड़ों लोग हमारे साथ आ रहे हैं। ये तो बहुत ही स्वाभाविक चीज है। दूसरी चीज ये मैं फिर कहूंगी, सबके पास इनके मिस्ड कॉल आए थे, हमारे पास भी आए थे। हमारे तो कुछ सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स ने इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत भी की है कि उनको भी पार्टी का मेंबर बना दिया गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। असली चीज क्या है कि मुझे किसी भी राजनीतिक पार्टी का संगठन बने, इससे कोई आपत्ति नहीं है। हमारा देश जनतांत्रिक देश है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का देश है। यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों को संगठित होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और अपने सिद्धांतों पर अटल होना चाहिए। लेकिन इस तरह की जो मैं समझती हूँ बहुत, इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करें, बहुत हल्के तरीके से भर्ती करना, मुझे नहीं लगता है कि इससे राजनीतिक दल कोई मजबूत हो सकता है या टिकाऊ हो सकता है। ठीक है, हम एक टिप्पणी ले लेते हैं राव साहब से। मुझे ब्रेक पर जाना है राव साहब, क्योंकि इनका भी पुराना इतिहास हमारे सामने है। हाँ ठीक है, कोई बात। राव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस टिकाऊपन की बात अभी सुभाषिनी जी ने कही, और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ आज कि देखिए बीजेपी का अभियान है लेकिन वाम दलों की कितनी रुचि है इसमें। इसका मतलब कुछ तो इन्होंने किया है बीजेपी वालों ने। ठीक है कि अच्छी बात बुरी बात वो चर्चा में आएगी, लेकिन राव साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब इसके टिकाऊपन पर आप टिप्पणी कर दें ताकि मैं ब्रेक पर जा पाऊं। नहीं, सुभाषिनी जी जो बात कही है शेखर, बड़ी सच बात है कि वैचारिकता टेलीफोन करने से स्थापित हो जाएगी। और उसके अलावा आप सोचिए, मैं तो आदर करता हूं हृदय नारायण भाई का और सुभाषिनी बहन का। ये दोनों जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। आप वातानुकूलित कमरे में बैठ के राजनीति नहीं करते हैं, आम जन से जुड़े हुए हैं। ये भी अगर यथार्थ की बात नहीं करेंगे तो ताज्जुब होगा, दुख होगा। केवल टेलीफोन मात्र से संख्या बढ़ जाती है। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में कई लोग देख चुके हैं कि हाथी या फिर साइकिल या फिर कमल के झंडे चार चौपाए में, चार पहियों में, दो पहियों में आते रहे। सत्ता बदली कि झंडे बदल गए। तो क्या मान के चले सब उनके साथ के हैं? आज समाजवादी पार्टी की मीटिंग में जिस ढंग से महंगे गाड़ियां आती हैं, क्या लोहिया का यही सपना था? यही सोचा था इन लोगों ने? इस पे गौर करना होगा। तो इसको जोड़ते हुए हम देखें, अगर 10 करोड़ की सदस्यता ला रहे भारतीय जनता पार्टी वाले, मेरे ख्याल से आत्मघाती कदम है, सच्चाई से परे है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक दीनदयाल उपाध्याय की वैचारिकता पे आधारित थी। हृदय नारायण दीक्षित जी, इस पूरी चर्चा में मैं आखिरी हिस्से में हूं और आखिरी सवाल आपसे ये कि जो बात सुभाषिनी जी ने कही कि जब सत्ता में व्यक्ति होता है तो उसके साथ हर कोई जुड़ना चाहता है, लेकिन उसकी असली पहचान विपक्ष में होती है। तो आप विपक्ष के तो एक्सपर्टाइज हैं आपके पास, इसमें दो राय नहीं, लेकिन आज जो ये संख्या 10 करोड़ पहुंच गई है, इसको किस तरह से देखें? सदन के अंदर संख्या बल ठीक है, जनता को संख्या में नाप देना कितना उचित है? सदन के अंदर जो हमारा स्पष्ट बहुमत आया है लोकसभा के चुनाव में, वो बाहर आम जनता के द्वारा व्यक्त किया गया ही बहुमत है, नंबर 1। वो सदस्य नहीं नंबर 2 की बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारे द्वारा बनाए गए में बीजेपी को वोट दिया है। हाँ। और जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है उनको सिर झुकाते हुए हम उनको बीजेपी में शामिल करना चाहते हैं। और ये बात कहना गलत है कि केवल टेलीफोन से सदस्य बने हैं। हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को राजी किया है, लोगों को नमस्कार किया है। आपने नई तकनीक, बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का मैं माफी चाहता हूं। हमारे साथ राव साहब और सुभाषिनी जी भी जुड़ी रही। हमारे पास वक्त इतना ही है सुभाषिनी जी, मैं समझ सकता हूं उस पीड़ा को, लेकिन अब क्या करें, ये भी हमारे कार्यक्रम की या इस तरह की मजबूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के साथ बहुत सारे लोगों ने उसको वोट दिया है, लेकिन इस बात को समझना होगा कि अब हिंदुस्तान की जनता
सयानी हो चुकी है। जब आप सबका साथ सबका विकास कहते हैं तो उसको लगता है कि हां, ये वो लोग हैं जो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, हमें स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं। वो दौर गया जब टुकड़ों पर जनता वोट दिया करती थी। अब जनता को उसका हक चाहिए। सदस्य चाहे जितने बना लीजिए, जनता हिसाब करेगी जरूर, भूलिएगा मत। अच्छी बात है, हमारे देश में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। नमस्कार।